सो हाय रिवन वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा रिगार्डिंग आपका चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियस। सो लास्ट लेक्चर में हमने एटम्स को देखा था जो कि पूरा वन शॉट आपने देखा होगा, एंड इस वाली वीडियो में हम न्यूक्लियस को देखेंगे। क्लियर। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो वन शॉट्स हम ला रहे हैं इसमें पूरा सिलेबस आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, बस आपको वीडियो देखना है, यहाँ पे नोट्स बनाने हैं एंड टाइम टू टाइम रिविजन करना है। नाउ देखिए ये इस रिगार्डिंग मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, एंड ये जो क्वेश्चन हैं ये हमने वहाँ पे देखे थे। क्लियर, पार्ट ए में। नाउ अगर इस वाले पार्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, एंड ये तमाम ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं दीज आर ऑल फ्रॉम द लास्ट 10 to 12 ईयर्स। ये इस चैप्टर का आप मानो कंक्लूजन है क्वेश्चन का कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए आइसोटोप, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इनके ऊपर एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करो, रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड एमईवी। देन न्यूक्लियर साइज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, इसके ऊपर पूछा जाता है, एक्सप्रेशन आपसे पूछी जाती है। देन बाइंडिंग एनर्जी करूँ, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी करूँ आपसे पूछी जाएगी, इसका कंक्लूजन या फिर फीचर्स इसके आपसे पूछे जाएंगे। देखिए देन ऑलरेडी मैंने आपको बोला जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है ये आपके बोर्ड में डिलीट किया गया है। सो ये सब है डिलीटेड पोर्शन आपका। क्लियर, ये सब है डिलीटेड पोर्शन आपका, बट न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन को रखा गया है। क्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन को रखा गया है, एंड ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क किया इसको डिलीट किया गया है। आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो जेके बोर्ड्स ऑफिशियल साइट से। क्लियर। सो एंड इस चैप्टर में हमने देखा जो वेटेज है वो भी इंक्रीज हुआ है आपके बोर्ड के हिसाब से। नाउ ये लास्ट पे मैं वहाँ पे भूल गया था कि लिमिटेशंस क्या हैं बोर्स मॉडल की। सो देखिए जो बोर्स मॉडल है ये बेसिकली अगर स्पेशली अगर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रा की, सो आपने देखा होगा ये खाली हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यानी कि He पॉजिटिव या फिर Li2 पॉजिटिव, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जिनमें आपको दिखेगा, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होगा देन ये वैलिड नहीं है। पहला ड्रॉबैक इसका। क्लियर, यानी कि ये है ड्रॉबैक इसके बोर्स मॉडल के। देन फाइन स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सो अगेन ए ड्रॉबैक। अच्छा, देन जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट जो हमारे पास हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर। देन अगर हम बात करें डिब्रोगली कॉन्सेप्ट, क्लियर, जो कि हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ा। क्लियर, डिब्रोगली कॉन्सेप्ट हो गया या फिर हिजनबर्ग्स कॉन्सेप्ट हो गया, इनको भी बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर। सो दीज आर ऑल दी लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स, इन्हीं को हम बोलते हैं लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इसके यहाँ पे बोहर मॉडल के, इनको आप नोट डाउन करेंगे। नाउ बात करेंगे हम इस चैप्टर में न्यूक्लियस की। सो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, सो वहाँ पे एक कंक्लूजन ये भी आया था हमारे पास कि जो हमारे पास एटम होता है, एटम में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। देयरफॉर इसको डिस्कवर कौन करने वाला है, इसको डिस्कवर करने वाला रदरफोर्ड ही है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारे पास वी नो दैट अगर ये एटम है इसका जो सेंट्रल मैसिव कोर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर। सो ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्जड, क्योंकि इसमें होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। क्लियर। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। वाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो शेल्स में यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। एंड देन वहीं पे हमने देखा था ऑर्डर अब न्यूक्लियस भी एटम भी ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है इन चीज़ों को। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। नाउ अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्लियर। इनके ऊपर आपके बोर्ड में 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे बोलिए न्यूक्लियन क्या होता है। क्लियर। न्यूक्लियन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, या फिर न्यूक्लियाइड, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इनके बारे में आपसे पूछेंगे, या फिर आइसोटोन्स क्या होते हैं। क्लियर। सो ये चीज़ें आपको जाननी होगी। नाउ अगर न्यूक्लियंस की अगर मैं बात करूँ, न्यूक्लियंस हम बोलते हैं सिंपल भाषा में जितने भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं उनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। क्लियर। यानी कि सिंपल भाषा में जो हमारे पास न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियंस आर सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। क्लियर। प्लस न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। क्लियर। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास कंबाइन में क्या बनते हैं, न्यूक्लियन। सिमिलरली अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, देखिए एक एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो,
क्लियर, एक एलिमेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो एक्स ए जेड, क्लियर, एक्स ए जेड याद होगा आपको, क्लियर, याद होगा आपको। अब इसमें जो जेड होता है, क्लियर, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, जेड जो इसका होता है इट इज़ बेसिकली एटॉमिक नंबर, क्लियर, एटॉमिक नंबर। एंड इसमें जो ए हमारे पास होता है, ए क्या हमारे पास होता है, ए होता है हमारे पास मास नंबर, क्लियर, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, क्लियर, कोई भी एलिमेंट आप ले लो। सो इन चीज़ों को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं क्लोरीन 1735 या फिर 35.5। सो 17 किसको डिनोट करता है, 17 डिनोट करता है कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, इट इज़ 17। एंड 35.5 या फिर 35 ये बेसिकली किसको डिनोट करता है, मास नंबर को, क्लियर। सो इन चीज़ों को आपने बेसिकली पढ़ा हुआ होगा। बट यहाँ पे एक और अलग भाषा से हम इनको देखेंगे। देखिए, अगर मैं एटॉमिक नंबर जेड की बात करूं, एटॉमिक नंबर जेड हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्लियर। देयरफॉर जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, बेसिकली एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का आप कैसे देख पाओगे, आप देख पाओगे इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स। आपको ढूंढने हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन्स है। सो सिंपली एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होता है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि कितने प्रोटॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर मैं मैस नंबर की बात करूं, मैस नंबर को हम बोलते हैं, जो हमारा मैस नंबर होता है इट इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जो मैस नंबर होता है, मैस नंबर इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हमारे पास हैं। एंड न्यूक्लियॉन्स को अभी हमने देखा, न्यूक्लियॉन हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देयरफॉर मैस नंबर को मैं बोल सकता हूँ इट इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हमारे पास हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हमारे पास हैं, इसी को हम बोलेंगे मैस नंबर, इसी को हम बोलेंगे मैस नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्लियर, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो मैस नंबर को मैं लिख सकता हूँ, मैस नंबर जो मेरे पास है इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास है मैस नंबर की इक्वेशन। सो यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो, क्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। एंड देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या बना, एटॉमिक नंबर। सो इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एटॉमिक नंबर, क्लियर, दिस इज एटॉमिक नंबर हमारे पास। सो आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को, जो मैस नंबर हमारे पास है इट इज़ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे दिस इज मैस नंबर। सो कभी कभार आपको बोलेंगे मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर के बीच रिलेशन, सो आप बोलोगे जो मैस नंबर होता है इट इज़ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर कभी कभार आपको बोलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास होता है मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्लियर। सो इन इक्वेशंस को आपको ध्यान में रखना होगा। पहले मैस नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी हमने देखा किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, उसको आपको इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, क्लियर। नाउ सिमिलरली बात करेंगे न्यूक्लियर मैस की। अब न्यूक्लियर मैस क्या होता है, न्यूक्लियर मैस होता है टोटल मैस, क्लियर, टोटल मैस इनका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, किसमें, न्यूक्लियर में, टोटल मैस उनका। सो आप लिख सकते हो मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस यहाँ पे मैस ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होता है किसके बराबर, न्यूक्लियर मैस के बराबर, क्लियर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लाइड, नेक्स्ट इज न्यूक्लाइड, क्लियर। नाउ अगर मैं न्यूक्लाइड की बात करूँ, न्यूक्लाइड फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं किसी एलिमेंट को एक्स ए जेड, क्लियर, एक्स ए जेड, जेड अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर, ए अभी हमने देखा ए क्या होता है, मैस नंबर, या फिर मैस नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर, क्लियर। या फिर मैस नंबर की अगर मैं बात करूँ, देखिए अभी हमने देखा मैस नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। सो इन रिलेशंस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स की, क्लियर, अगर मैं यहाँ पे एक्स की बात करूं, जो हमारा एक्स यहाँ पे होता है, जो हमारा एक्स यहाँ पे होता है इट इज़ बेसिकली ए न्यूक्लाइड, क्लियर, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लाइड, क्लियर, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लाइड। एंड जेड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड देखिए जेड हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन
क्लियर। जड हमारे पास है किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, क्लियर। या फिर इसी को आपने बोला एटॉमिक नंबर, इसी को आपने बोला एटॉमिक नंबर। अच्छा, अगर मैं ए माइनस जड निकालूँ यहाँ पे, ए माइनस जड ऐसे भी कभी कभार पूछा जाता है, ए माइनस जड बोलिए किसके बराबर, ए माइनस जड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर, क्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। अभी हमने देखा, क्लियर, ए माइनस जड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैस नंबर हमारा कितना, ए माइनस एटॉमिक नंबर हमारा कितना, जड। सो ये इक्वेशन आप ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं ए माइनस जड। वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन, वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन। इस इक्वेशन का आप ध्यान रखेंगे। एंड सिमिलरली जड जो हमारे पास होता है, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कोई एलिमेंट दूंगा। लेट मैं यही क्लोरीन की बात हम कर रहे थे, मैं आपको दूंगा क्लोरीन 17, यहाँ पे ऊपर 35 या फिर 35.5 कुछ भी, क्लियर, बस आपको समझाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे। सो आप बोलोगे जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्लियर, अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वगैरह, सो आप बोलोगे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, क्लियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। एंड दिस इज इक्वल टू जेड। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, एटॉमिक नंबर। सो हमारे पास एक्स ए जड, इसको कंपेयर करिए, एक्स ए जड, जड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, आपका आंसर रहेगा 11। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने होंगे, अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर, मैस नंबर के बराबर, मैस नंबर के बराबर, क्लियर। सो आप डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पे मैस नंबर, क्लियर। एंड इसका कितना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 35, क्लियर, 35। सिमिलरली अगर आपको बोलेगा कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, क्लियर, ये तो हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर आपको बोलेगा कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी मैंने इक्वेशन आपको लिखाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ए माइनस जेड। सो आप डायरेक्टली बोलोगे ए माइनस जेड, यानी कि मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो ए हमारा कितना, ए हमारा यहाँ पे 35, क्लियर, ए हमारा यहाँ पे 35 माइनस जेड एटॉमिक नंबर कितना 11, 35 माइनस 11 आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, क्लियर, आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 24, क्लियर, आपका आंसर यहाँ पे रहेगा 24। सो इस हिसाब से आपको किसी क्वेश्चन में बोलेंगे क्या, आप एक निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तीसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, क्लियर, प्रोटॉन, न्यूक्लियन एंड न्यूट्रॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोप्स की, क्लियर, क्लास 9 से ही आपने पढ़े होंगे, क्लियर। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं, आइसोटोप हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर मतलब जेड सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट मास नंबर, ए डिफरेंट होना चाहिए, क्लियर, ए डिफरेंट होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी बोलोगे ना, और द पार्टिकल्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे पास किसके बराबर होते हैं, जेड के बराबर प्रोटॉन्स होते हैं, बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स किसके बराबर, ए के बराबर, क्लियर, एटॉमिक मैस नंबर के बराबर, मैस नंबर के बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बल्कि यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स आप यहाँ पे लिखोगे, क्लियर, डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स, क्लियर, डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स, इस हिसाब से आप रखोगे। नौ या फिर न्यूट्रॉन्स भी आप रख सकते हो, बेटर इज न्यूक्लियॉन्स, क्लियर। सो देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमारे पास हैं, प्रोटियम, क्लियर, प्रोटियम हमारे पास किससे बराबर होता है 1H1, क्लियर। दूसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, एंड ये कितना हमारे पास होता है, इट इज़ 1H2। सिमिलरली एक और आइसोटोप हमारे पास होता है किसका, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं, ट्राइटियम, क्लियर, ये कितना होता है हमारे पास 1H3। अगर आप तीनों एग्जाम्पल्स को गौर से देखोगे आपको क्या लगेगा, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे जो 1 है वो कांस्टेंट है, हर एक में है, तीनों में यहाँ पे 1 है। 1 मतलब हमारे पास है x
क्लियर, एक्स ऊपर ए नीचे जड़, सो जड़ इनमें सेम है, सेम जड़ मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर 1, यहाँ पे मास नंबर 2, यहाँ पे मास नंबर 3। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के हमारे पास। क्लियर, सिमिलरली अच्छा क्लोरीन के आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन जनरली क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हमारे पास हैं, Cl17, यहाँ पे अगेन Cl17, यहाँ पे 35, यहाँ पे 37। सो ये हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं किसके, क्लोरीन के। सो क्लियरली आपको दिख रहा है जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है, एटॉमिक नंबर इज सेम यानी कि 17, बट ऊपर 35 और 37 जो मास नंबर हमारे पास है इट इज़ डिफरेंट, इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोबार्स की। आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्लियर, अगेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऊपर क्या था, सेम एलिमेंट। सो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर, सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर जो है वो सेम है एंड एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है इट इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आइसोबार्स की एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हमारे पास है कार्बन एंड नाइट्रोजन। क्लियर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। अच्छा, बट मैं लिख सकता हूँ कार्बन C6 14, सिमिलरली नाइट्रोजन 7 14, ये हमारे पास हैं, इनको लिखेंगे यहाँ पे एंड, ये हमारे पास बनते हैं एग्जाम्पल किसके, आइसोबार्स के। ये दो एग्जाम्पल्स, क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे बनते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम को मैं ले लूँ, हाइड्रोजन 1 3, हाइड्रोजन 1 3, हीलियम 2 3, हीलियम 2 3, दीज आर अगेन दी एग्जाम्पल्स ऑफ यहाँ पे आइसोबार्स। सो आइसोबार्स में क्या है, ऊपर 14 14 3 3। सो ऊपर हमारे पास क्या होता है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे सेम मैच नंबर यानी कि ए सेम बट जेड आपको डिफरेंट दिखेगा, 1 और 2, यहाँ पे 6 और 7। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर, डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन्स इनमें क्या है, सेम। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल C6 13 एंड नाइट्रोजन 7 14। क्लियर, ये दो हमारे पास हैं आइसोटोन्स, क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करोगे, क्लियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करोगे वो डिफरेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूँ, क्लियर, कार्बन एंड नाइट्रोजन के लिए देखिए प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलिए किसके बराबर हमने देखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर। सो यहाँ पे 6 कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए 7, बट हमने क्या बोला, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, सो न्यूट्रॉन्स जब आप कैलकुलेट कैसे करोगे, 13 - 6, 13 - 6 कितना होगा, 7। यहाँ पे 14 - 7, 14 - 7 कितना, 7। सो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम आ रहे हैं बट प्रोटॉन्स डिफरेंट आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। समझ में आया होगा, क्लियर, इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपको सिखाया अभी, A-Z, क्लियर, A-Z। सो यहाँ से इजीली आप निकाल पाओगे, दिस इज A एंड दिस इज Z। सो यहीं पे मैंने क्या किया, यहीं से मैंने किसको कैलकुलेट किया, 7 और 7 को। समझ में आया होगा, क्लियर, ये A हमारा, ये Z हमारा। सो 13 - 6 कितना आया, कार्बन के लिए 7 न्यूट्रॉन। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए 14 - 7 कितना, 7 न्यूट्रॉन। सो ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आइसो मतलब सेम, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन स्पीशीज को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल आप यहाँ से लिखेंगे, क्लियर, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है हाइड्रोजन या फिर हीलियम, क्लियर, हीलियम He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, क्लियर, सभी के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी यहाँ पे कंटेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ईच स्पीशीज हियर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, लिथियम के लिए 3। अगर मैं He पॉजिटिव लिखूँ सो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर मैं Li2 पॉजिटिव लिखूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। देयरफॉर हाइड्रोजन He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ Na पॉजिटिव,
Mg2 पॉजिटिव, इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं? इन दोनों में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हमारे पास, अगर मैं Na पॉजिटिव लिखूँ इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। सो ये दो कौन कौन यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पे H देन हीलियम पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स। क्लियर, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बट अच्छा, एक तो सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, साथ साथ इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक तो इलेक्ट्रॉन सेम है, वो तो हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भी देखा, बट यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन है कि नंबर ऑफ एटम्स भी यहाँ पे सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे N2O एंड CO2 की अगर मैं बात करूं, क्लियर, N2O एंड CO2 की अगर मैं बात करूं, दोनों में आपको दिख रहा है N2O यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं यहाँ पे एटम्स की बात करूं, 3 और 3, CO2 कार्बन का 1 ऑक्सीजन के 2, सो 3 एटम। एंड सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालें, देखिए फॉर एग्जांपल CO2 के लिए वी नो दैट जो C हमारे पास होता है, इट इज़ C प्लस यहाँ पे 2O। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 + 2 × O यानी कि 8। सो ये कितना बनेगा? 2 8 4 16 + 6 यहाँ पे 22। एंड जब आप देखोगे दोनों में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दोनों में यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट। एंड केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक मास पढ़ा होगा, एटॉमिक मास आपने बेसिकली पढ़ा होगा, एटॉमिक मास। क्लियर, केमिस्ट्री में अच्छे से एटॉमिक मास। क्लियर, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें केमिस्ट्री की भाषा में, सो ये हमारे पास होता था मास ऑफ 1 एटम। क्लियर, कितना होता था? मास ऑफ 1 एटम, या फिर वहाँ पे आप बोलते थे कार्बन के वो 12, कार्बन 12 वगैरह कुछ। क्लियर, बट मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में बता दूँ, एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम, या फिर जो आप वहाँ पे कार्बन 12 लिखते थे उसका मतलब क्या था? अगर मैं एक कार्बन एटम ले लूँ, क्लियर, इसका जो एटॉमिक मास हमारे पास होता था वो कितना होता था? 12 AMU। एंड आपको याद होगा जो एटॉमिक मास हमारे पास होता है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 फॉर्म्स या फिर 2 वेज। या तो हम इसको AMU में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो इसको हम किस में? ग्राम्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। ग्राम्स मतलब इसका कन्वर्जन हम kgs में भी कर सकते हैं। क्लियर, AMU एंड ग्राम्स, एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, सो हमारे पास जो एक कार्बन एटम होता है वो बेसिकली कितना होता है? 12 AMU। क्लियर, एंड अगर आप इसी को किस में कन्वर्ट करो? ग्राम्स में। सो आप लिखते थे वहाँ पे 12 × 1.67 × 10⁻⁻⁴ ग्राम। क्लियर, -24 ग्राम, या फिर kgs में 12 × 1.6 × 10⁻27 kg। क्लियर, -27 kg। क्लियर, क्योंकि 1 ग्राम कितना? 10⁻³ kg। क्लियर, सो 10⁻27 kg। सो ये होता था हमारे पास बेसिकली एटॉमिक मास। क्लियर, एटॉमिक मास। सिमिलरली सो एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना? 12 AMU। सो अगर मैं अब एक AMU निकालूं इस इक्वेशन से, 12 किधर जाएगा? उधर। सो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक AMU बनेगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। समझ में आया होगा? एक AMU बनेगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि एक कार्बन एटम जो होता है हमारे पास, क्लियर, एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना? 12 AMU। क्लियर, सिमिलरली एक AMU कितना होगा? देयरफॉर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। यही आपको यहाँ पे पढ़ना है। AMU होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर, इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है बेसिकली होता है हमारे पास किसका मेजर? एटॉमिक मास का मेजर। क्लियर, एटॉमिक मास का मेजर। क्लियर, सो AMU आप लिख सकते हैं कि 1 AMU हमारा कितना होता है। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिएगा। पहले आप ये लिखेंगे ये डेफिनेशन, फिर आप मैथमेटिकली लिखोगे जो हमारे पास एक AMU होता है, इट इज़ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये भी आप लिखेंगे। क्लियर, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये भी आप लिखेंगे। क्लियर, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये भी आप लिखेंगे। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। क्लियर, एटॉमिक मास। सिमिलरली सो एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना? 12 AMU। सो अगर मैं अब एक AMU निकालूं, अगर मैं अब एक AMU निकालूं इस इक्वेशन से, 12 किधर जाएगा? उधर। सो ये हमारे पास क्या बनेगा?
यहाँ पे आप लिखोगे, क्लियर। नाउ AMU इन टर्म्स ऑफ केजी, क्लियर, AMU इन टर्म्स ऑफ केजी, क्लियर। नाउ हम लिखेंगे जो हमारा एक AMU होता है, जो हमारा एक AMU होता है, इट इज़ इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्लियर। सिमिलरली ग्राम्स में आप लिख सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आपका AMU, बट जनरली आपको केजीज में पूछा जाएगा, क्लियर, आपको केजीज में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नाउ 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 इसके नीचे अब आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब आप इसके नीचे आएंगे ये नोट डाउन करके 1 AMU इतना हमारे पास। नाउ क्योंकि आपको जनरली पूछा जाता है, बोलिए मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU। सो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिखोगे मास ऑफ प्रोटॉन, पहला मास ऑफ प्रोटॉन, वी नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर 1.672 बेसिकली होता है। सो मास ऑफ प्रोटॉन में लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ AMU, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.0073 AMU होता है मास ऑफ प्रोटॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट mass of neutron, mass of neutron, mass of neutron almost similar to that of proton होता है हमारे पास, क्लियर। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में लिखूंगा। एंड इन टर्म्स ऑफ AMU भी आपको याद रखना है इस चैप्टर में, इट इज़ 1.0086 AMU, कितना होता है 1.0086 AMU, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। देन mass of electron आपको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ AMU, बोलिए। सो mass of electron वी ऑल नो दैट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हमारे पास होता है, क्लियर। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यू कैन राइट इट एज 0.00055 AMU, क्लियर। 5 AMU होता है हमारे पास mass ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, mass ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन तीन का आप ध्यान रखेंगे, mass ऑफ प्रोटॉन, mass ऑफ न्यूट्रॉन, mass ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, नोट डाउन करिए इससे भी। सो ये लिखोगे आप कहाँ पे, AMU इन टर्म्स ऑफ KG, क्लियर। AMU पहले ये लिखोगे, फिर आप आओगे इधर लिखोगे आप ये चीज़ें। नाउ AMU इन टर्म्स ऑफ MEV, क्लियर। MEV याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बोला था, क्लियर। वहाँ पे हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कितना होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सिमिलरली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मैंने आपको बोला था, ये भी आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻13 जूल, क्लियर, याद होगा आपको, क्योंकि 1 मिलियन हमारे पास होता है 10⁻6। सो अगर आप निकालना चाहो कि एक AMU कितना होता है इन टर्म्स ऑफ मिलियन इक्विवेलेंट वोल्ट, सो आपको क्या करना होगा, हमारे पास इक्वेशन होती है, क्लियर, E इज इक्वल टू MC², E इज इक्वल टू MC², हमारे पास इक्वेशन होती है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें यहाँ पे M का वैल्यू डालोगे, क्लियर, M का वैल्यू डालोगे, क्लियर। अच्छा, देन C का वैल्यू जब आप इसमें डालोगे, क्लियर, M डालोगे आप इसमें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एंड साथ ही में C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, क्लियर। ये सब चीज़ें जब आप डालोगे एंड साथ ही में आप कन्वर्जन करोगे, नीचे डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मिलियन, इसमें इन शॉर्ट आपको याद रखना है, इन शॉर्ट आपको याद रखना है। चलिए अच्छा, वैल्यू डाल के भी देखिए, मे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C का वैल्यू हमारे पास लेट 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड बाई मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई, क्योंकि एनर्जी है किसमें, जूल्स में, इसको कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13। अगर मैं यहाँ पे 19 लिखता, ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं लिखूँगा -13, यह आएगा किस में, ये आएगा MEVs में। देयरफॉर इसका जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा, इसका वैल्यू हमारे पास मिलेगा 931 MEV। देयरफॉर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो एक AMU हमारे पास होता है, एक AMU, दिस इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये रिलेशन आपको याद रखनी है, अगर आप ये याद ना रखें, बट ये आपको याद रखना है, जो हमारे पास एक AMU होता है इट इज़ 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU हमारे पास जो होता है, क्लियर, वो होता है
कितना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक AMU क्लियर, एक AMU की अगर हम जनरल भाषा में बात करें, एक AMU हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर, एक AMU हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो आप लिखोगे एक AMU कितना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, एक AMU कितना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी आप नोट डाउन करोगे। सो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये सब चीज़ें देखी हमने इन टर्म्स ऑफ केजी। सो हो गया एटॉमिक मास यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ऑलमोस्ट हर साल आपके बोर्ड में इसको पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर साइज की। क्लियर, न्यूक्लियर साइज की देखिए, अगर हम न्यूक्लियस की शेप की बात करें, बेसिकली इट इज़ स्फेरिकल। ये हमारे पास क्या होती है, स्फेरिकल, यानी कि एक जो हमारे पास शेप है किसकी, यहाँ पे शेप है न्यूक्लियस की, इट इज़ बेसिकली स्फेरिकल। क्लियर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। नाउ वी नो दैट जो वॉल्यूम होती है एक न्यूक्लियस की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, सो वॉल्यूम जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। क्लियर, एंड वी नो दैट वॉल्यूम हमारे पास होती है, अगर ये स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है 4/3 πr³। क्लियर, अगर इसका रेडियस r है, क्लियर 4/3 πr³ देन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और आई कैन से जो r³ होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और आई कैन से यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊँ, यहाँ पे आई कैन से जो हमारे पास r³ होगा दिस विल बी इक्वल टू r0 इंटू A। क्लियर, r0 इंटू A, r0 हमारा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, एंड यहाँ से अगर मैं r को निकालूँ यानी कि न्यूक्लियर रेडियस, r हमारे पास क्या है न्यूक्लियर रेडियस को अगर मैं निकालूँ, न्यूक्लियर रेडियस r, सो ये बनेगा r0 क्या है कांस्टेंट, सो 3 उधर जाएगा, वो क्या बनेगा रूट, सो ये बनेगा, बट कौन सा रूट 1/3 यानी कि क्यूब रूट। सो r हमारे पास बनेगा r0 इंटू A⁻1/3 सो ये आपके पास इक्वेशन है न्यूक्लियर रेडियस के लिए या फिर न्यूक्लियर साइज के लिए। वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन, इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में नीट में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन। एंड ये भी आप याद रखोगे, वायर जो r0 है आपका, ये है कोई कांस्टेंट, r0 है आपका कोई कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास, इसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी। क्लियर, इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो वैल्यू होता है इट इज़ 1.2 फर्मी, किसका, r0 का। क्लियर, 1.2 फर्मी, एंड वी नो दैट फर्मी कितना होता है हमारे पास 10⁻⁻15। सो आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, किसका वैल्यू है r0 का हमारे पास। क्लियर, एंड ये याद रखिएगा, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, किसके, न्यूक्लियर रेडियस के ऊपर। क्लियर, न्यूक्लियर रेडियस के ऊपर न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आपको पता होगा, मैं सेपरेट वीडियो में लाता हूँ, एंड इसके भी न्यूमेरिकल्स में सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। क्लियर, सो ये आप याद रखेंगे न्यूक्लियर साइज के बारे में। क्लियर, एंड ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन के ऊपर आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर डेंसिटी। क्लियर, न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास क्या होती है। क्लियर, अच्छा, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम, क्योंकि वी ऑल नो दैट हमारे पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर, मास बाय वॉल्यूम। नाउ अब आप ऐसे लिखोगे, कंसिडर एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन कितना, इक्वल टू m। अच्छा, देन मास नंबर इक्वल टू A। सो आप क्या कंसीडर करोगे, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन कितना m, एंड टोटल यहाँ पे मास कितना, मास नंबर हमारे पास A। एंड अगर मैं यहाँ से बोलूँ हमारे पास देयरफॉर जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस होगा या फिर न्यूक्लियस होगा हमारे पास, क्लियर, वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास m इंटू A। m हमारे पास है एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन या फिर न्यूक्लियस यहाँ पे, सो इंटू इसमें आप क्या करोगे A, यानी कि A हमारा मास नंबर। क्लियर, A हमारा मास नंबर। आल्सो अभी हमने देखा जो वॉल्यूम हमारे पास है, क्लियर, जो वॉल्यूम हमारे पास है, क्लियर, वॉल्यूम V वो किसके बराबर है, क्योंकि स्फीयर की शेप हमारे पास है न्यूक्लियस की, सो इट इज़ 4/3
पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। दियर फोर डेंसिटी या फिर न्यूक्लियर डेंसिटी आप यहाँ पे लिखोगे। न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास कितनी, यानी कि रो कितना होगा। रो होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। क्लियर, रो हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम। सो इसमें डालिए टोटल मास हमारे पास कितना, Ma के बराबर न्यूक्लियस का। अच्छा, वॉल्यूम कितनी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास रो की इक्वेशन आई। सो ऐसे भी आप रख सकते हो या फिर आप इसको मॉडिफाई करोगे। क्लियर, आप इसको मॉडिफाई करके क्या लिखोगे, देखिए आप क्या लिखोगे। सो m इंटू ए, क्लियर, m इंटू ए 4/3 पाई। देखिए r को अभी हमने निकाला। क्लियर, r को हमने अभी निकाला। हमने क्या निकाला, r इज इक्वल r नॉट a रेज पावर 1/3। बट हमें यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए r की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, r a रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब। 1/3 का होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास है r क्यूब। सो r कितना निकला था, r नॉट a पावर 1/3 का होल क्यूब। सो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ पे हमारा बनेगा ma डिवाइड बाय 4/3 पाई। अच्छा, r नॉट का क्यूब यहाँ से देखिए a का पावर 3 सो 3/3 यहाँ पे 1, सो कैंसल। देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a हमारे पास। अब देखिए a और a गया हमारे पास। सो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी 3 ऊपर जाएगा, ये बनेगा, या तो ऐसे ही आप रखोगे m डिवाइड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। एंड आर नॉट का वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बोला, ये कांस्टेंट हमारे पास है, इसका वैल्यू कितना है। सो ऐसे भी आप रख सकते हो, या आप बेटर है 3 को ऊपर ले जाओ, आप लिखोगे 3m डिवाइड बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब। सो इस इक्वेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी बार। क्लियर, सो डेंसिटी हमारे पास होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी 3 इंटू m डिवाइड बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब। क्लियर, सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। एंड अगर आपको m की बात करें, m आप लिख सकते हो डायरेक्टली किसके बराबर, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg या फिर -24 ग्राम्स में। क्लियर, -24 ग्राम्स में, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब आप क्लियरली नोट लगा कर लिखोगे, नोट यहाँ पे जो न्यूक्लियर डेंसिटी है, क्लियर, न्यूक्लियर डेंसिटी, क्या आपको a इसमें दिख रहा है, क्या आपको इसमें a दिख रहा है या कैपिटल R दिख रहा है। सो आप लिखोगे न्यूक्लियर डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ। इस इक्वेशन में क्या गायब हुआ, एक तो हमारा कैपिटल स्मॉल r मतलब क्या था हमारा, r मतलब था साइज किसका, न्यूक्लियर साइज या फिर न्यूक्लियर रेडियस या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस। ए क्या था हमारे पास, मास नंबर। क्या आपको फाइनल इक्वेशन में दिख रहे हैं, नहीं। देयरफॉर आप लिखोगे न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। क्लियर, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए, क्योंकि इक्वेशन में आपको ए नहीं दिख रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, एंड न्यूक्लियर साइज या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस आर। सो इन चीज़ों पे क्या है, इंडिपेंडेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसको नोट डाउन करके लिखेंगे, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। नाउ अगर आप इस इक्वेशन में आर नॉट का वैल्यू पुट करोगे, यानी कि 1.2 फर्मी या फिर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सिमिलरली m का वैल्यू पुट करोगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो 3 आपके पास कॉन्स्टेंट, 4 आपके पास कॉन्स्टेंट, पाई आपके पास कॉन्स्टेंट। जब आप ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे, सो आपके पास जो डेंसिटी का वैल्यू है वो कितना आएगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इट कम्स आउट टू बी 2.3 इंटू 10⁻17 kg, क्योंकि डेंसिटी हम निकाल रहे हैं kg पर मीटर क्यूब। सो इस वैल्यू का भी आप याद रखें, इस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे। सो रो हमारे पास कितना, 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। एंड क्लियरली आपको दिख रहा है जो न्यूक्लियर डेंसिटी है इट इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बोलिए, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, क्लियर, न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास, इसकी रिलेशन किसके साथ,
इसकी रिलेशन डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, क्लियर, इसकी रिलेशन डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। सिमिलरली आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हो, रो अपॉन रो डब्ल्यू यहाँ पे, क्लियर, बट इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, बस ये रिलेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्लियर। सो रो जो हमारे पास है, न्यूक्लियर डेंसिटी, इट इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड वी ऑल नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होती है 1000 kg/m³। आपने अपने 11th में पढ़ा होगा बल्क मैटर में, क्लियर। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, दिस इज न्यूक्लियर डेंसिटी। सो ये इक्वेशन आप लिखेंगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। सो ये सब चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें डिलीट की गई हैं। सो एक एक टॉपिक अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर का, क्लियर। नाउ न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात करूँ, न्यूक्लियर फोर्स, वी ऑल नो दैट जब आपने अपने 11th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस वहाँ पे, सो आपने वहाँ पे वीक फोर्स देखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड साथ ही में आपने देखा होगा न्यूक्लियर फोर्स। वी नो दैट जो न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास होता है, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा फोर्स वहाँ पे एटम में बाइंड रखता है, इट इज़ कूलम्ब्स फोर्स। बट न्यूक्लियॉन्स को एक एटम में कौन सा फोर्स रखता है, इट इज़ न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। नाउ आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएगी, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। आपको बोलेंगे जो न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है। सो पहले अगर मैं नेचर की बात करूँ, नेचर दोनों हो सकते हैं, इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव, क्लियर, डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, क्लियर। डिस्टेंस अगर हमारे पास 1 फर्मी होगी, क्लियर, अप टू 1 फर्मी या फिर अबाउट 1 फर्मी, इट इज़ अट्रैक्टिव। लेस देन 0.5 फर्मी यानी कि आधा फर्मी से कम अगर डिस्टेंस है, देन इट इज़ रिपल्सिव, देन इट इज़ रिपल्सिव। अच्छा, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे पास, क्लियर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे पास। अगर आप यहाँ पे रेशियो ले लो किसका, न्यूक्लियर फोर्स इज़ टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर, ये रेशियो आप यहाँ पे लिख के रखोगे क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। इट इज़ 10⁻38 इज टू 10⁻38 इज टू 10⁻26 10⁻26 या फिर आई थिंक इट इज़ 36, 10⁻36 इज टू यहाँ पे 1, क्लियर, इट इज़ टू यहाँ पे 1। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 10⁻38 इज टू 10⁻36 इज़ टू 1 यहाँ पे, क्लियर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सिंपल भाषा में, अगर आपको पूछा जाए बोलिए जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कितने टाइम्स ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो आप बोलोगे जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज़ 10⁸ टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। 10⁻38 खुद आप समझिए, 10⁻38 कितना ज़्यादा होता है हमारे पास। सो उतना टाइम्स ये ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। सो ये रेशियो भी आप याद रखेंगे। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स हमारे पास होता है क्योंकि इट इज़ ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 to 4 फर्मी, क्लियर, 3 to 4 फर्मी। सो ये क्या शो करता है, सैचुरेशन इफेक्ट, क्लियर, सैचुरेशन इफेक्ट। एंड इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियॉन्स हमारे पास होते हैं दे इंटरेक्ट विथ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स ओनली, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट को शो करता है। इनकी हमारे पास ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स। कौन, जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। नेक्स्ट, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब इट कैन ओकर बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्लियर। देन इट इज स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारे पास, क्लियर। अच्छा, एंड स्ट्रॉन्गर होता है किन के बीच, उन न्यूक्लियॉन्स के बीच जिनको सेम स्पिन होती है, जिनमें सेम स्पिन होती है उनमें ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड सिमिलरली एंड लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आप याद रखोगे, इट्स नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स आपने पढ़े होंगे, सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल फोर्स अपने 11th में, वहाँ पे हमने देखा था जिनमें F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² आता था। फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल K/Q1 Q2 अपॉन R², दिस इज सेंट्रल फोर्स, देखा था हमने कूलम्ब फोर्स में। बट अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, F इज़ नॉट इक्वल टू 1/R², सो उनको हम बोलते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। एंड ये जो न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, क्लियर, इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, mass defect and binding energy of nucleus. क्लियर, mass defect and very very important from this चैप्टर या फिर फ्रॉम दिस वीडियो, mass defect and binding energy, mass defect and binding energy. अब mass defect की अगर हम बात करें, इट इज सिंपली डिफरेंस किसका, mass का. क्लियर, डिफरेंस ऑफ mass किसका, mass ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं. क्लियर, सो उनके mass में डिफरेंस आना, इसी को हम बोलते हैं क्या, mass defect. इसी को हम बोलते हैं mass defect. क्लियर, इसी को हम बोलते हैं mass defect. एंड mass defect की जो इक्वेशन हमारे पास होती है, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एम. डेल्टा एम हमारे पास होता है. क्लियर, आपको बोलेंगे राइट डाउन द इक्वेशन फॉर mass defect. सो आप बोलोगे mass defect जो हमारे पास होता है, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एम के बराबर. इट इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस इंटू ए माइनस जेड एम एन माइनस एम. अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे मैं लिखाऊंगा. क्लियर, देखिए वायर, अब आप लिखेंगे वायर जो जेड है, वायर जो जेड है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऐसे ही आप अपने बोर्ड में लिखोगे, जेड जो हमारे पास है, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्लियर, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सिमिलरली अगर मैं एम पी लिखूँ, एम पी क्या है, जेड इंटू एम पी हमारे पास है, एम पी है मैस ऑफ प्रोटॉन या फिर मैस ऑफ प्रोटॉन्स. क्लियर, देन अगर मैं यहाँ पे ए माइनस जेड लिखूँ, ए माइनस जेड पहले ही हमने लेक्चर में सीखा, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अच्छा, देन एम एन क्या होगा हमारे पास, देन मैस ऑफ न्यूट्रॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन. सो ये हमारे पास है इक्वेशन किसके लिए, मैस डिफेक्ट के लिए. पहले आप ऐसे ही अपने बोर्ड में डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप इक्वेशन लिखोगे कि जो भाई साहब जो मैस डिफेक्ट होता है, डेल्टा एम इट इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस इंटू ए माइनस जेड एम एन माइनस एम. अच्छा, एम क्या है, अब कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, जो कैपिटल एम होगा हमारे पास, दिस विल बी मैस ऑफ गिवन न्यूक्लियस. ये होगा हमारे पास मैस ऑफ गिवन न्यूक्लियस. क्लियर, मैस ऑफ गिवन न्यूक्लियस. सो ये हमारे पास होता है मैस डिफेक्ट. सो डिफरेंस इन मैस ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंस इन मैस ऑफ न्यूक्लियस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है मैस का, उसी को हम बोलते हैं मैस डिफेक्ट, उसी को हम बोलते हैं मैस डिफेक्ट. सो नोट डाउन करिए, ये आपका मैस डिफेक्ट हो गया. पूरा लिखिएगा, ये भी लिखना वायर ये क्या क्या है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की. पैकिंग फ्रैक्शन, सो आपको डेफिनेशन में पता चलेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है. पैकिंग फ्रैक्शन होता है एक एटम का क्या, डिफरेंस बिटवीन मैस ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंस बिटवीन मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज मैस नंबर डिवाइडेड बाय मैस नंबर. क्लियर, पैकिंग फ्रैक्शन मैं लिखूंगा लेट पी एफ. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास डिफरेंस किसका, मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड मैस नंबर. सो मैं लिखूंगा मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मैस नंबर यहाँ पे डिवाइडेड बाय मैस नंबर. सो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय मैस नंबर यहाँ पे. और आई कैन राइट इट एज, अगर मैस ऑफ न्यूक्लियस में रखूँ एम, मैस नंबर हमारे पास कितना होता है ए, सो एम माइनस ए डिवाइड बाई ए, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन. ये हमारे पास होता है पैकिंग फ्रैक्शन. एक मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बोलिए पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है. सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे. क्लियर, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे. या फिर पैकिंग फ्रैक्शन के लिए एक और डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, देयरफॉर ऊपर हमने क्या लिखा, मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मैस नंबर. क्लियर, मैस नंबर. या फिर मैं लिख सकता हूँ मैस ऑफ न्यूक्लियस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास है, इट इज़ मैस ऑफ न्यूक्लियस, मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियन, माइनस यहाँ पे मैस ऑफ न्यूक्लियन भी मैं लिख सकता हूँ. क्लियर, मैस ऑफ न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के टर्म्स में, डिवाइड बाय मैस ऑफ न्यूक्लियन, डिवाइड बाय मैस ऑफ न्यूक्लियन. एंड जो मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियन है, वही हमारे पास क्या होता है, मैस डिफेक्ट. अभी हमने देखा मैस डिफेक्ट, हमने क्या देखा, डिफरेंस किसके मैस में, न्यूक्लियस एंड इट्स कांस्टेंट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियन. सो देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूँ मैस डिफेक्ट अपॉन मैस ऑफ न्यूक्लियन, मैस ऑफ न्यूक्लियन. सो आप लिखोगे किसके बराबर है ये, सो इट इज़ डेल्टा एम यानी कि कैपिटल एम अपॉन ए के बराबर भी आप लिख सकते हो किसको, पैकिंग फ्रैक्शन को. क्लियर, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर ये इक्वेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. क्लियर, मैस डिफेक्ट, क्लियर मैस डिफेक्ट के टर्म्स में दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन, या फिर ये इक्वेशन भी आप रख सकते हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की. क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी की.
बाइंडिंग हमारी एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेसिकली, ये होती है एनर्जी इक्विवेलेंट, क्लियर, किसका, मास डिफेक्ट न्यूक्लियस का, क्लियर, मास डिफेक्ट न्यूक्लियस का। सो अगर मैं इसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकालूं, यही हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी, यही हमारे पास क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने ला भी पढ़ा होगा बेसिकली, कौन सा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है, वो कहता है जो टोटल मास और एनर्जी होती है किन के बीच, पार्टिकल्स के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिफोर इंट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन, वो होती है इक्वल टू मास एंड एनर्जी आफ्टर द इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर। सो अगर मैं एनर्जी इक्विवेलेंट निकालूं मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस की, सो वही हमारे पास बनती है बाइंडिंग एनर्जी। या फिर एक और भाषा में जो एनर्जी हमारे पास होती है, क्लियर, जो एनर्जी होती है किस में, न्यूक्लियंस में, क्लियर, एनर्जी विच द न्यूक्लियंस गिव, जो एनर्जी किन में है, न्यूक्लियंस में, एंड वो देते हैं बाय वर्च्यू ऑफ दियर, बाय वर्च्यू ऑफ दियर अट्रैक्शन टू फॉर्म न्यूक्लियस, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ दियर अट्रैक्शन, ताकि क्या फॉर्म हो जाए, न्यूक्लियस। सो इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर एक और डेफिनेशन, क्लियर, जो आपको मर्जी हो डेफिनेशन रखने के लिए, क्लियर, वो आप रख सकते हैं। इट इज़ दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप न्यूक्लियन, क्लियर, यानी कि न्यूक्लियन को क्या हम करें, ब्रेकअप इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्लियर, यानी कि एक न्यूक्लियन को आपको क्या करना है, ब्रेकअप करना है, किसमें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में, क्लियर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। देयरफॉर टू सच अ लार्ज डिस्टेंस, क्लियर, टू सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये कभी मिल ना पाए, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए, ताकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कभी मिल ना पाए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो दीज आर दी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेफिनेशंस। आपकी मर्जी जो है वो आप रख सकते हैं, क्लियर, आपकी मर्जी जो है वो आप रख सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो आप ये बोलना, आपको क्या कराना है, ब्रेकअप कराना है, क्या कराना है, ब्रेकअप कराना है, किसके बीच, आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच ब्रेकअप कराना है, बाइंडिंग एनर्जी। बस ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ ना याद रहे, क्योंकि आज के बच्चों को यही ज़्यादा याद रहता है। नाउ अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं, ये तो होगी डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, जो इक्वेशन हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी की, क्योंकि डायरेक्ट आपके बोर्ड में बोला जाता है, बोलिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी हमारे पास होती है, या फिर इसकी इक्वेशन। सो एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास mc², क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा ई बी इज इक्वल टू डेल्टा mc², क्लियर, एंड डेल्टा m अभी हमने निकाला, क्लियर, डेल्टा m अभी हमने निकाला, क्लियर, वो क्या हमने निकाला, क्लियर, वो क्या हमने निकाला, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, यानी कि मास डिफेक्ट ए माइनस जेड, यहाँ पे हम लिख रहे थे एम एन, देन यहाँ पे हम लिख रहे थे माइनस एम इंटू c², ये हमारे पास बनती है इक्वेशन, ये हमारे पास बनती है इक्वेशन। सो ये मास डिफेक्ट इंटू हमारे पास बनता है क्या, वेलोसिटी का स्क्वायर, c क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, क्लियर, c हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर। सो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की। सो चाहे आप ऐसे रखो इक्वेशन बाइंडिंग एनर्जी के लिए, या फिर ऐसे रखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, क्लियर, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। एंड आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन किया, देखिए इसके ऊपर आपको बोलेंगे डिफाइन करिए बाइंडिंग एनर्जी को, मास डिफेक्ट को डिफाइन करिए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी अभी हम इक्वेशन निकालेंगे, वो भी आप दोगे। या फिर आपको कभी बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन लिखिए, मास डिफेक्ट की इक्वेशन लिखिए, क्लियर, देन बाइंडिंग एनर्जी करूँ क्या है। सो इन सब पे हम आएंगे, क्लियर। सो ये हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी, क्लियर, ये होगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे, क्लियर। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभार आपको बोला जाता है, बोलिए इसको एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट वोल्ट, मिलियन इक्विवेलेंट वोल्ट, क्लियर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी यार, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV, क्लियर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कीजिए। सो आप लिखोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे, और जो डेल्टा ई बी हमारे पास होता है, इट इज़ डेल्टा एम इंटू, यहाँ पे आप लिखोगे 9,931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप डेल्टा एम का वैल्यू डालोगे, ZMP प्लस यहाँ पे A माइनस ZMN माइनस M, क्लियर, माइनस M इंटू यहाँ पे 931.5, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी,
क्लियर, ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी। आपके बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बोलेंगे एक्सप्रेस कीजिए बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब आप ये इक्वेशन लिखोगे। क्लियर, काफ़ी ईजी है, बस आपको याद रखना है। सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। क्या होती है? ये होगी बाइंडिंग एनर्जी आपकी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कराना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ब्रेकअप कराना, उनको दूर कराना ताकि वो कभी ना मिल पाए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको देनी होगी उनको भगाने में। सो उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो ये इक्वेशन है, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई, यहाँ पे स्मॉल बी एन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, अब ये क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? हमारे पास होती है एवरेज एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियंस। क्लियर, यानी कि अब आपको क्या करना है, अगर आपका ये न्यूक्लियस है, क्लियर, आपको कुछ एनर्जी देनी है, क्लियर, आपको कुछ एनर्जी देनी होगी ताकि ये जो आपका न्यूक्लियस है, अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस को क्या करना है आपको इंडिविजुअल न्यूक्लियंस में, छोटे छोटे न्यूक्लियंस में आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है या फिर डिवाइड करना है। कितनी एनर्जी आपको नीडेड होगी, इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है यहाँ पे। क्लियर, न्यूक्लियस है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी आप एक न्यूक्लियन को दे रहे थे, वहाँ पे आपके पास न्यूक्लियन था, न्यूक्लियन में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको आप अलग कर रहे थे। बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आप न्यूक्लियस को एनर्जी दे रहे हो, इसको आप छोटे छोटे न्यूक्लियंस में सेपरेट कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर होगी, क्लियर, कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर होगी। बेसिकली आपको दे दिया मेजर ऑफ फोर्स। क्लियर, मेजर ऑफ फोर्स। नाउ इक्वेशन लिखिए डायरेक्ट, जो डेल्टा ई बी एन होगा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर, ये होता है किसके बराबर? डेल्टा ई बी डिवाइड बाई ए। क्लियर, डेल्टा ई बी डिवाइड बाई ए, एंड डेल्टा ई बी को आप लिख सकते हो, अच्छा इसको भी ब्रैकेट में रखिएगा, इसको डेल्टा ई बी को आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर आप इसको डेल्टा एम का वैल्यू पुट करिए जेड एम पी। क्लियर, जेड एम पी प्लस यहाँ पे इंटू में ए माइनस जेड एम एन, ए माइनस जेड एम एन माइनस यहाँ पे एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे भी आप इस इक्वेशन को रख सकते हो। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, डेल्टा ई बी एन, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और आप इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी यहाँ पे ला सकते हो, और इट इज़ डेल्टा एम इंटू 931, यहाँ पे 931.5 डिवाइड बाई ए। आपकी मर्जी, जो इक्वेशन आपसे मांगे, अगर आपसे पर्टिकुलर इक्वेशन मांगे सो पर्टिकुलर इक्वेशन की फॉर्म में देना, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर, ऐसे भी देख सकते हो डेल्टा ई बी एन। सो ये होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ये होगी, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। सो यही आप लिखोगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाइंडिंग एनर्जी करूँ के ऊपर। क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी करूँ, पहले डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ कि बाइंडिंग एनर्जी करूँ है क्या, किस चीज़ के बीच, अगर करूँ होगी तो 2 चीज़ों के बीच में तो होगी ये। अच्छा, इट इज़ दी करूँ ड्रॉन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, इनके बीच ये क्या की जाती है, मास नंबर ए, इनके बीच इसको ड्रा किया जाता है, इनके बीच इसको ड्रा किया जाता है, किसको? बाइंडिंग एनर्जी करू को। क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी करू को ड्रा किया जाता है। अब देखिए करू की हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व आपको ऐसे ही बनानी होगी अपने एग्जाम में। यहाँ से आप लोगे मैथ्स नंबर, पहले आप सीखिए फिर मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए। यहाँ से आप लोगे मैथ्स नंबर ए। क्लियर, यहाँ से आप क्या लोगे, मैथ्स नंबर ए, एंड यहाँ से आप लोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ से लोगे आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड जनरली इसको हम लेते हैं यहाँ पे किस में, MeV में, क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन MeV में हम लेते हैं। नाउ देखिए अगर मैं करू की बात करूँ, करू हमारे कैसी बनती है, क्लियर। एंड यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज़ भी लेंगे, क्लियर, इस साइड आप कुछ वैल्यूज़ लेंगे, वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पे खुद दूंगा, वैल्यूज़ आपको क्या क्या लेना है यहाँ पे, क्लियर, वैल्यू आपको क्या क्या लेना है। एक आपको यहाँ पे 2 लेना है, क्लियर, एक आपको यहाँ पे 2 लेना है। देन आप लेंगे 4, देन आप लेंगे 6, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी होगी। देन आप लेंगे यहाँ पे 8, देन आप यहाँ पे लेंगे 10, क्लियर, देन आप यहाँ पे लेंगे 10, क्लियर, देन आप यहाँ पे लेंगे 10। देन अगर मैं इस साइड की बात करूँ, क्लियर, अगर मैं इस साइड की बात करूँ, यहाँ पे हमारा कितना होगा, यहाँ पे हमारा 0 ही होगा, क्लियर, यहाँ पे हमारा 0 होगा। यहाँ पे कुछ दूरी पे लीजिए कितना, 50 लीजिए, क्लियर, 50 लीजिए। फिर कुछ दूरी पे इसको 100 लीजिए, क्लियर, कुछ दूरी पे इसको 100 लीजिए। इसके बाद आप डायरेक्ट 150 पे आइए, क्लियर, इसके बाद आप डायरेक्ट 150 पे आइए। अच्छा, फिर आइए 200 पे, आगे मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप लेंगे 250, यहाँ पे आप लेंगे 250, क्लियर, यहाँ तक मैं आऊँगा, यहाँ तक। इसलिए मैंने आपको बोला आप मत बनाइए पहले। सो ये वैल्यूज हैं हमारे, क्लियर, एक तरफ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दूसरी तरफ से मास नंबर। यहाँ से मैंने वैल्यूज़ लिए वर्टिकल एक्सिस में 0, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ से 0, 50, 100, 150, फिर 200, फिर 250। अब देखिए हमारी करू कैसे बनती है, क्लियर, अब देखेंगे आप करू को कैसे आप बनाओगे, क्लियर, काफ़ी अच्छे से बनाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एक्सिस पे आप ध्यान दो फिलहाल, इसको मैं चेंज करूँगा, लेट, यहाँ से आप लोगे, यहाँ से आप लोगे, क्लियर, आप जाओगे ऊपर ऊपर, डायरेक्ट आप जाओगे यहाँ तक, यहाँ तक अब आप डायरेक्ट जाओगे स्ट्रेट लाइन में, क्लियर, यहाँ तक आप जाओगे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा नीचे, क्लियर, यहाँ पे थोड़ा नीचे आप आओगे, फिर अगेन आप थोड़ा ऊपर जाओगे, अगेन आप थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर अगेन आप नीचे आओगे, फिर अगेन नीचे आओगे, फिर अगेन आप थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर यहाँ पे अगेन आप थोड़ा नीचे आओगे, देन यहाँ पे थोड़ा ऐसे जाओगे, फिर आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, एंड फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जाएंगे। ऐसे आप अपनी करो को बनाओगे। एंड जब आप, अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगी या फिर कुछ भी, जब आप बुक खोलोगे ना, कुछ ऐसे डायग्राम होगी आपके पास, कुछ ऐसे आपके पास डायग्राम होगी, क्लियर, कुछ ऐसे आपके पास डायग्राम होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्लियर, एक तरफ से हम ले रहे हैं मास नंबर, क्लियर, मास नंबर, दूसरी तरफ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, क्लियर, ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, क्लियर, ये यहाँ पे हमारा हीलियम के लिए वैल्यू हो गया, क्लियर, यहाँ पे इसके लिए वैल्यू, लिथियम के लिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, क्लियर, यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है कार्बन के लिए ये, अच्छा ये वाला, क्लियर, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन, क्लियर, ये किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए हमारे पास, ये वैल्यू किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, एंड ये वैल्यू अगेन यहाँ पे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। फिर अगर मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा, क्लियर, अगर मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा, दिस इज़ फॉर सल्फर। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे हमारे पास होता है Fe, यहाँ पे होता है हमारे पास Fe मतलब आयरन, क्लियर, Fe मतलब आयरन। एंड जब आप लास्ट पे जाओगे, लास्ट पे, क्लियर, जब आप लास्ट पे यहाँ पे जाओगे, लास्ट पे थोड़ा इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ यूरेनियम, क्लियर, यूरेनियम। सो इतना आप बनाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, एंड देन यहाँ पे यूरेनियम, क्लियर, यहाँ पे यूरेनियम। अभी हम फीचर्स पे आएंगे या फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि इसका मतलब क्या है, हमने क्या क्या यहाँ पे बनाया, क्लियर, हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया, क्लियर। सो इस हिसाब से इसको आप पहले ड्रा करिए, इस हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, क्लियर। नाउ देखिए, सो पहले आप क्या करेंगे, इतना आप ड्रा करोगे, आप
इतना आप ड्रा करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो लिया होगा आपने, क्लियर, तो लिया होगा आपने। नाउ देखिए, अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, इस साइड में आते हैं हम कंक्लूजन पे। देखिए मेन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी आपको बोलेंगे, बोलिए मेन फीचर्स बाइंडिंग एनर्जी करो के, या फिर कैरेक्टरिस्टिक, या फिर कंक्लूजन। देखिए इसका कंक्लूजन है क्या जो हमने बनाया, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, क्लियर, प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, बट किन के लिए, प्रैक्टिकली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस नंबर फॉर न्यूक्लियर ऑफ मिडल मैस नंबर, जिनका मैस नंबर होगा किससे ज़्यादा, 30 से ज़्यादा बट 170 से कम, 30 से ज़्यादा बट 170 से कम, 30 से ज़्यादा बट 170 से कम। सो यहाँ पे हमारा कुछ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा 30 होगा, क्लियर, यहाँ पे हमारा 30 होगा, क्या होगा यहाँ पे हमारा 30 होगा। आप लिखेंगे इसको 30 बट अलग कलर से लिखिएगा, क्लियर, अलग कलर से, बट एग्जाम में आप एक ही पेन का यूज़ करोगे, ब्लू या फिर ब्लैक एंड आपका पेंसिल, क्लियर। सो 30 टू 170, सो 170 कहाँ पे होगा, 170 फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा हमारा, दिस इज 170। जब आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे आप क्या देख रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जब आप देखोगे कहाँ से 30 टू 170 के बीच मैच नंबर जिनका आ रहा होगा, जिनका मैच नंबर 30 टू 170 आ रहा होगा, क्लियर, जिन एलिमेंट्स का मैच नंबर 30 टू 170 आ रहा होगा, सो इनके लिए हमारे पास क्या है, इनके लिए प्रैक्टिकली जो हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी होती है इट इज़ कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैच नंबर, यानी कि आपको थोड़ी स्ट्रेट लाइन सी दिख रही है ना, यहाँ से गौर फरमाइए, 30 ये है ना 30, यहाँ से 170, सो इस रीजन में आपको थोड़ा बहुत, ये तो मैंने थोड़ी टेढ़ी तो करू बनाई, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये सीधी जाती है ऐसे, यानी कि ये करू ऐसे जानी चाहिए थी प्रैक्टिकली, यानी कि प्रैक्टिकली जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन, किसके लिए, मैच नंबर 30 टू 170, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैच नंबर, क्लियर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैच नंबर, जिनका जो हमारे पास मैच नंबर है कितना, A30 टू 70, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, द कर्व हैज़ मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू, किसके लिए, आयरन के लिए। कर्व में आपको दिख रहा है जो आयरन है, आयरन यहाँ पे टॉप पे है, क्लियर, आयरन जो है वो यहाँ पे टॉप पे है, एंड इसके लिए जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ से देखोगे आयरन टॉप पे है, इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू है इट इज़ मैक्सिमम, क्लियर, इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू है इट इज़ मैक्सिमम। ये भी आप याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए मैक्सिमम होती है, इट इज़ फॉर आयरन, एंड इसका वैल्यू कितना, 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखेंगे आप, क्लियर, ये आप याद रखेंगे, एंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम, जो आपके पास लास्ट पे यूरेनियम आ रहा है, सो यहाँ पे यूरेनियम का कुछ वैल्यू होगा, देखिए यहाँ से, सो ये कितना हमारे पास, क्योंकि इस एक्सिस पे हम देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो ये वैल्यू जो होगा किसका, यूरेनियम का, ये भी हमें दिया गया है कितना हमारे पास है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट आयरन के लिए आप याद रखिएगा अच्छे से, इसको भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, बट आयरन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये तो हो गई जिनका मैच नंबर कितना है 30 टू 170। नाउ अगर हम लाइटर की बात करें, लाइटर न्यूक्लियर, यानी कि जिनका द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे 30 के नीचे देखोगे, जिनका मैच नंबर 30 के नीचे होगा, क्लियर, 30 के नीचे होगा। सिमिलरली जिनका 170 के अबो होगा, यानी कि A ग्रेटर देन 170, यानी कि जिनका 170 के अबो मैच नंबर होगा, क्लियर, जिनका वो एलिमेंट जिनका मैच नंबर 30 के नीचे होगा बट ग्रेटर देन 170 होगा, क्योंकि पहले ही हमने डिवाइड किया, क्लियर, 30 और 170 को, इनके लिए हमने क्या देखा, जो 30 एंड 170 के बीच लाइक कर रहे हैं जिनका मैच नंबर, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब जो 30 के नीचे हैं या फिर 170 के अबो हैं, सो इनके लिए ये क्या बोल रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर, उनके लिए क्या थी, कांस्टेंट, क्लियर, कांस्टेंट वैल्यू, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे आयरन से, आयरन की कितनी 8.75, यूरेनियम के लिए कितनी,
यूरेनियम के लिए 7.76, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। नाउ अगर आप देखोगे जिनका 30 से कम है मैच नंबर या फिर 170 से ज़्यादा है, उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है इट इज़ लोअर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो लोअर है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए देखिए, क्लियर, हाइड्रोजन किस में लाई कर रहा है, less than 30, क्लियर, इनके लिए जो वैल्यू है इट इज़ लोअर, क्लियर, इनके लिए जो वैल्यू है लोअर, या फिर जो 170 के अबव भी होंगे उनके लिए भी क्या होगी, लोअर होगी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। एंड जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होता है इट इज़, ये क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोड्यूसिंग, क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, क्लियर। देन क्या बोलता है, एलिमेंट्स विच आर लाइटर देन आयरन, क्लियर, आयरन से जो लाइटर हैं, क्लियर, आयरन से जो लाइटर हैं, क्लियर, कैन यील्ड एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लियर, फ्यूजन। एंड जो आयरन से हैवियर हैं दे कैन यील्ड एनर्जी बाय फिशन। मतलब क्या हुआ, मतलब जो आयरन से लाइटर हैं, मतलब आयरन से लाइटर ये होंगे जिनका यहाँ पे मैच नंबर होगा, आयरन से हैवियर जो इस रीजन में लाई करेंगे, जो इस रीजन में लाई करेंगे, जिनका मैच नंबर इतना होगा, आयरन से ज़्यादा होगा, क्लियर, आयरन से ज़्यादा होगा। अब ये बोल रहा है कि जो आयरन से छोटे हैं दे रेडिएट एनर्जी, दे यील्ड एनर्जी या फिर रेडिएट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्रॉम न्यूक्लियर, देखिए ऊपर मैं आता हूँ, यहाँ पे आएगा हमारा न्यूक्लियर फिशन एंड यहाँ पे आएगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आया होगा, यानी कि जो आयरन से छोटे हैं, क्लियर, जो आयरन से छोटे हैं, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स विच आर लाइटर देन आयरन कैन यील्ड एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। इस करू का मतलब क्या है, जो आयरन से छोटे हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, छोटे मतलब लाइटर पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिनका मैच नंबर आयरन से कम है, दे कैन यील्ड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड जो आयरन से हैवियर हैं दे कैन यील्ड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिशन। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ऐसे आप अपने करू को बनाएंगे। सो ये बनाएंगे आप अपना करू, एंड ये रहे आपके फीचर्स, इसमें करू के फीचर्स हमारे पास क्या क्या हैं। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, क्लियर, न्यूक्लियर रिएक्शन की। सो न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हम बात करें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपको समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए। सो हो गई बात बाइंडिंग एनर्जी करू की भी। सो इस टाइप से आप करू को बनाएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन A + A गिव्स B + B प्लस यहाँ पे Q, B + B प्लस यहाँ पे Q। B और B क्या है, प्रोडक्ट, A और A के हमारे पास है रिएक्टेंट, क्लियर, रिएक्टेंट, एंड Q हमारे पास है, Q इज हीट, क्लियर, Q हमारे पास है हीट एनर्जी, हीट या फिर एनर्जी, क्लियर, हीट या फिर एनर्जी। एंड अगर मैं Q को पॉजिटिव लूँ, Q को नेगेटिव लूँ, पॉजिटिव मतलब क्या होता है हमारे पास, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पॉजिटिव मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अगर मैं नेगेटिव लूँ इट इज़ इंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर। सो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन को, क्लियर, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन को। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है, क्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, क्लियर, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, इसके बीच या फिर इसके टाइम जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी या फिर हीट हमारे पास या फिर एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसको ऑब्टेन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करने के दो तरीके हमारे पास हैं, क्लियर, दो तरीके हमारे पास हैं। क्या क्या तरीका हमारे पास हैं, क्लियर। पहला सिंपल तरीका, क्लियर, अगर मैं पहले तरीके की बात करूं इट इज़ सिंपली क्या, न्यूक्लियर फिशन, क्लियर, इट इज़ न्यूक्लियर फिशन। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लियर। नाउ अगर मैं न्यूक्लियर फिशन की बात करूं, क्लियर, न्यूक्लियर फिशन की बात करूं, पहले आप याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, न्यूक्लियर फिशन के लिए न्यूट्रॉन्स आर नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है न्यूक्लियर फिशन के लिए कि आपको प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है या फिर न्यूट्रॉन्स किन की रिक्वायरमेंट है, सो आपको न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्लियर, न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं न्यूक्लियर फिशन की बात करूँ, फिशन मतलब
फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, यानी कि जो हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, इसका ब्रेकअप होना किन में, दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियर में, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। एंड ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन्स आर नीडेड, क्लियर, न्यूट्रॉन्स आर नीडेड। एंड अगर आप इसकी रिएक्शन लिखोगे, ऐसे आप लिखेंगे रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन के लिए, यूरेनियम 92 235, क्योंकि रिएक्शन भी आपसे पूछी जाती है, यूरेनियम 92 235 प्लस यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप N01, क्लियर, N01 ये क्या है, न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने बोला न्यूट्रॉन्स नीडेड होते हैं, क्लियर, न्यूट्रॉन। अच्छा, ये हमें क्या देता है, क्लियर, ये हमें क्या देता है, ये देता है हमें बेरियम BA, क्लियर, BA 56 141 है यहाँ पे 141 प्लस आप लिखेंगे क्रिप्टॉन 3692 प्लस आपको क्या देता है, क्लियर, प्लस आपको क्या देता है 3N01 यानी कि न्यूट्रॉन, प्लस आपको यहाँ पे हीट देता है, क्लियर। सो हमने देखा दो तरीके हमारे पास हैं एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी के, एक फिशन हो गया, यानी कि दो रिएक्शन इसमें, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन में हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। एंड ये जो रिएक्शन है ये किसके लिए हमारे पास, न्यूक्लियर फिशन के लिए रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन के लिए रिएक्शन। यूरेनियम 92 235 यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस हमारे पास होता है, ये ब्रेक हो जाता है किनमें, दो न्यूक्लियस में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, क्लियर, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, बेरियम 56 141, क्रिप्टॉन 36 92। इस स्टेज का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, इस स्टेज का आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है। नाउ इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। जो एटम बम होता है, क्योंकि एटम बम जब किसी जगह पे पड़ता है वहाँ पे फिशन रिएक्शन होती है, क्लियर, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है वहाँ पे, क्लियर, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन, बट कौन सी, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, क्लियर, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, क्लियर, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। एंड जनरली यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, इनको यूज़ किया जाता है, क्लियर, एटम बम में, क्लियर, इनको यूज़ किया जाता है एटम बम में, ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर। ये तो हो गई पहली एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो एप्लीकेशंस किसके, न्यूक्लियर फिशन के। सो पहली एप्लीकेशन एटम बम बनाने में यूज़ होती है न्यूक्लियर फिशन की इक्वेशन, क्लियर, न्यूक्लियर फिशन की इक्वेशन किस में यूज़ होती है, एटम बम बनाने में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर रिएक्टर अगेन, क्लियर, न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर मैं बात करूँ नाउ, न्यूक्लियर, सो एटम बम की बात आ गई यहाँ पे, नाउ यहीं पे हम बात करेंगे किसी, देयरफॉर न्यूक्लियर रिएक्टर की, क्लियर, न्यूक्लियर रिएक्टर की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, इसको भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सो एटम बम, क्लियर, एटम बम अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होकर करती है एटम बम में। नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर, क्लियर, या फिर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे आपके हथियार बनते हैं, बम वगैरह बनते हैं, क्लियर, इसमें क्या होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, क्लियर। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में याद रहेगा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होकर करती हैं, बट एटम बम में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होकर करती है, अनकंट्रोल्ड, क्योंकि एटम बम फूटता है, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर फूटेगा वहाँ पे कितने लोगों की डेथ होगी, क्लियर, हज़ारों में लोग मरेंगे, क्लियर, या फिर लाखों में लोग मरेंगे, क्लियर। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शंस यूज़ होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्लियर, एंड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय फिशन। सो अगेन ये आप कह सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, एटम बम हो गया, दिस वर्क ऑन फिशन, क्लियर। नाउ आपको बोलेंगे जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें अलग अलग चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, मॉड्यूरेटर की या फिर कंट्रोल रॉड्स की, ये चीज़ें होती क्या है। सो फ्यूल की अगर मैं बात करूँ, यूरेनियम 235 प्लूटोनियम, क्लियर, ये ऐसे फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, क्लियर। मॉड्यूरेटर की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में इनको पूछा गया या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, क्लियर। मॉड्यूरेटर हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट, पैराफिन वैक्स,
बेरिलियम ऑक्साइड, ड्यूटोरियम, दीज आर ऑल यूज्ड एज मॉडरेटर। इनको यूज़ किया जाता है एज मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्शंस में, क्लियर, या फिर रिएक्टर्स में, क्लियर। अच्छा, इनका काम क्या होता है, मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर। अच्छा, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। देन कंट्रोल रॉड्स की अगर मैं बात करूं, कंट्रोल रॉड्स में एग्जांपल आपको याद रखनी है, कैडमियम रॉड्स या फिर रॉड्स ऑफ बोरान, इनको यूज़ किया जाता है एज कंट्रोल रॉड, ताकि ये एब्जॉर्ब करें कि इनको न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि वी नो दैट जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास होती है या फिर न्यूक्लियर फिशन जो हमारे पास होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हमारे पास बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो आपको याद रखना है ये किनको एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रॉन्स को, एंड प्रिवेंट द फिशन रिएक्शन गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ताकि जो फिशन रिएक्शन है ये आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, एटम बम की तरह बिहेव ना करें, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिशन। सो सभी चीजें आप याद रखेंगे, क्लियर। सो स्क्रीनशॉट अगेन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ लास्ट टॉपिक योर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर मैं बात करूँ, सो अभी हमने देखा फिशन, क्लियर। फ्यूजन भी आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, क्लियर। नाउ अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूँ, यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे या फिर न्यूक्लियर होंगे, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक बड़े, क्लियर, बड़े न्यूक्लियर को, क्या बनाएंगे, बड़े न्यूक्लियर को, यानी कि 2 और मोर न्यूक्लियर कंबाइंड टू फॉर्म है हैवीएस्ट न्यूक्लियस, क्लियर। हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे, क्लियर, हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे, क्लियर, या फिर हैवियर को। अच्छा, देयरफॉर द फ्यूजन क्लियर किनका, लाइट न्यूक्लियर का आर सूटेबल, क्लियर। देयरफॉर फ्यूजन आपको किनका कराना होगा, लाइट न्यूक्लियर जो होंगे आपके पास उन्हीं का आपको कराना होगा। एंड इसमें आपको किन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फिशन में हमारे पास न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, बार बार ये मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। फिशन में हमारे पास किन की रिक्वायरमेंट थी, न्यूट्रॉन्स की। फ्यूजन में हमारे पास प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर, प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो एनर्जी लगती है किनको, किसको प्रोड्यूस करने में, क्लियर, किस में, यहाँ पे, क्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन में, इट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू फिशन, क्लियर, इट इज़ वेरी हाई, एनर्जी प्रोड्यूस इट इज़ वेरी हाई इन कंपेयर टू फिशन। सो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो काफ़ी हाई प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू फिशन, यानी कि जो हीट जनरेट होगी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में। अच्छा, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, चलिए रिएक्शन भी लिखते हैं, रिएक्शन। सो हमारे पास है लाइटर न्यूक्लियर, फॉर एग्जाम्पल H12 यानी कि हाइड्रोजन का प्लस यहाँ पे H12। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास प्रोटॉन, क्लियर, ये हमारे पास होते हैं प्रोटॉन। अच्छा, जब ये मिलते हैं ये बनाते हैं एक नए न्यूक्लियस को, दैट इज हीलियम-24, एंड साथ ही में यहाँ पे N01 बाहर निकल आता है हमारे पास। देन साथ में यहाँ पे प्लस आप लिखेंगे, हीट काफ़ी ज़्यादा आती है, HEAT, हीट, 2 या 3 एरो लगाओगे, ये क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू फिशन, कहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन में काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। एंड ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि टेम्परेचर जो होता है हमारे पास फ्यूजन में कितना होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 10⁻⁷ केल्विन, क्लियर, क्लियर, कितना, 10⁻⁷ केल्विन, 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे होता है। देन आपसे पूछेंगे एप्लीकेशंस बताओ, 2 एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे किसके भी, जैसे हमने फिशन के लिए देखा एटम बम एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, सिमिलरली, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सिमिलरली हमारे पास जो फ्यूजन है इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं, एक है हाइड्रोजन बम में, दूसरा सोलर एनर्जी में या फिर सन में। नाउ देखिए, अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है कौन सा, हैवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, जहाँ पे हैवियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास लगते हैं, लाइक ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, अलॉन्ग विथ लिथियम। सो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये भी हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है, क्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है। देन सन की अगर मैं बात करूँ या फिर सोलर एनर्जी, क्लियर, वी नो दैट सन से हमारे पास क्या आती है, अर्थ पे क्या आती है, सन से एनर्जी आती है, हीट आती है, लाइट आती है, क्लियर। एंड ये जो सन होता है बेसिकली ये डिराइव करता है अपनी एनर्जी कहाँ से, फ्यूजन से, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर इनटू हीलियम न्यूक्लियर। सो ये आप याद रखेंगे, क्लियर। सो अगेन सन में क्या प्रोसेस ऑकर करती है, यहाँ पे फ्यूजन, सन में, क्लियर। अच्छा, हाइड्रोजन बम में अगेन फ्यूजन, अच्छा, एटम बम में
फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन। सो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन एंड दिस ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। एंड जो आपका जिससे बच्चों को मैं कहूँगा थोड़ा बहुत डर लगता था, दैट वाज रेडियो एक्टिविटी। क्लियर, रेडियो एक्टिविटी आपका पूरा इसमें डिलीट किया गया था। वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे। क्लियर, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा डिके हो गया, गामा डिके हो गया, या फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी हमारे पास होता था। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे हमारे पास होती थी। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, एवरेज लाइफ क्या होता है, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिकेज, अल्फा बीटा गामा डिके, ये सब हम पढ़ते थे। बट इनको क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मे बी न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएगा इस चैप्टर के। देन साथ ही में मैं लाऊंगा किसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, 1 या 2 वीडियो में। आई थिंक 1 या 2 वीडियो में वो भी फिनिश अप होगा। देन हम आएंगे ऑप्टिक्स के ऊपर। थैंक यू ऑल।